हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एमपीपीएससी 2023 की प्री का एग्जाम आज हुआ है 17 दिसंबर 2023 को। यहाँ पर हमारे पास में सेकंड पेपर इसका आ चुका है, इसको हम कवर करेंगे और इसका भी ये सेट डी है, तो आप सेट डी से ही मिलान करें। पेपर सेकेंड हमारे पास में है, हम आपको पूरा सोल्व करवाएंगे। किस तरह के क्वेश्चन आए, पूरे आंसर हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। इससे पहले हम फर्स्ट जो पेपर है उसका भी सॉल्यूशन आपको दे चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जरूर से देखिएगा। काफी अच्छे खासे तरीके से हमने आपको सोल्व करवाया है, पूरे 100% एक्यूरेट क्वेश्चन से। एक आध क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत है तो आप कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। क्लियर है? आइए स्टार्ट करते हैं गाइज आज की हमारी शानदार वीडियो को। हमारे पहले क्वेश्चन से जो पहला क्वेश्चन है यह है प्रश्न संख्या 1 से 5 अवतरण 1 पर आधारित है। यानी कि ये जो पूरा पैराग्राफ आपको दे रखा है इसी के बेस्ड आपको ये 5 क्वेश्चन 1 से 5 तक आपको सोल्व करने हैं। इसको पहले आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अगर आप पढ़ भी नहीं रहे हैं तो आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को पढ़ते जाना है। जहां पर जिस चीज़ की जरूरत है उस तरह से आपको इन सेंटेंस को पढ़ लेना है। तो बेटर ये रहेगा आप पहले एक बार इसको अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद में सारे जो आंसर है वो टिक कर पाएंगे। क्लियर है? तो हमने पहले ही इसको पढ़ लिया है और हमने आंसर नोट डाउन भी कर लिए हैं कि कौन सा क्या आंसर आएगा। तो हम टाइम आपका बचाने के लिए सीधे आपको आंसर के साथ में ही लेकर चलते हैं। क्लियर है? पहला क्वेश्चन है हमारा, तनाव के शारीरिक पक्षों के प्रति जागरूकता विकसित करना क्या कहलाता है। तनाव के शारीरिक पक्षों के प्रति जागरूकता विकसित कहलाना क्या, यानी जागरूकता विकसित करना क्या कहलाता है। देखिए यहां पर यह है तनाव के प्रति, यहां पर है देखिए ये जैव प्रतिप्राप्ति वह प्रक्रिया है जिसमें तनाव के शारीरिक पक्षों की वर्तमान शारीरिक क्रियाओं की सूचना की प्रतिप्राप्ति के आधार पर उनकी निगरानी एवं नियंत्रण करने के प्रति जागरूकता विकसित की जाती है। यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर सी होगा, जैव प्रतिप्राप्ति। आपका सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। इस तरीके से आपको यहाँ पर इनको सोल्व करना है। अब अगला क्वेश्चन है, आत्मनिष्ठ अनुभव जिसमें कल्पना का उपयोग होता है। आत्मनिष्ठ अनुभव जिसमें कल्पना का उपयोग होता है, तो देखिए ये होता है आत्मनिष्ठ अनुभव। देखिए सृजनात्मक मानस प्रत्यक्षीकरण एक आत्मनिष्ठ अनुभव है जिसमें प्रत्यक्षी प्रतिमा तथा कल्पना का उपयोग किया जाता है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आत्मनिष्ठ अनुभव किसमें जिसमें कल्पना का उपयोग होता है। तो ये सर्जनात्मक मानस प्रत्यक्षीकरण, जो कि यहाँ पर आपको दे रखा है सर्जनात्मक मानस प्रत्यक्षीकरण, है ना, ये दे रखा है। तो इसीलिए ये आपका डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आपको सभी क्वेश्चंस को सोल्व करना है। आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए हम आपको इनको फटाफट बता देते हैं कौन सा कहाँ से मिला है। या आप पेपर दे के आए, आपको सारी चीज़ें पता होगी। और आपने जिन्होंने भी एग्जाम दिया होगा 100% हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि सभी ने बिल्कुल करेक्ट इस तरह के क्वेश्चंस बना लिए होंगे, क्योंकि आप पीएससी की एग्जाम देने बैठे हैं। इतना अगर काम नहीं कर सकते तो मतलब आप सभी पे विश्वास है हमें पूरी तरह से कि आपने इस तरह के क्वेश्चंस तो आपने अच्छे तरीके से बना लिया होगा, यानी एक भी नंबर यहाँ से आपने जाने नहीं दिया होगा। अगला क्वेश्चन है, एक उपागम जिसमें अविवेकी विचारों को विवेकपूर्ण विचारों से प्रतिस्थापित किया जाता है, इसे क्या कहते हैं। तो हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, इसका सही जवाब जाएगा संज्ञानात्मक व्यवहारात्मक तकनीक, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा, इसमें ही दे रखा है। अगला क्वेश्चन है, मन को शांति प्रदान करने के लिए कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है। देखिए ये यहाँ पर है विश्रांति। विश्रांति की तकनीक एक महत्वपूर्ण कौशल है जो तनाव के लक्षणों को कम करता है और यह मन को शांति तथा शरीर को आराम देता है। तो यही क्वेश्चन आपसे बना है कि मन को शांति प्रदान करने के लिए कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है। विश्रांति, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को इनको अटेम्प्ट करना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तकनीक द्वारा ध्यान को पुनः केंद्रित किया जाता है। किस तकनीक के द्वारा ध्यान को पुनः केंद्रित किया जाता है। तो ध्यान को पुनः केंद्रित किया जाता है, तो ध्यान की यही तकनीक होती है ध्यान, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है 5 का, इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और गाइज अगर आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत आए तो हिंदी को, तो आप जो है ये पैसेज जो है इसमें आप इंग्लिश में इसको पढ़ लें। इंग्लिश में अगर कोई सेंटेंस में आप देखिए ये मेडिटेशन है, और ये 5वें का जो है हमारा जो करेक्ट आंसर हुआ ये मेडिटेशन हुआ, मेडिटेशन। तो अगर आपको हिंदी में समझने में दिक्कत आ रही तो आप ये हमने प्रतिप्राप्ति पढ़ी थी इसमें फर्स्ट वाले ऑप्शन में, तो बायो फीडबैक इसमें इसका होता है प्रतिप्राप्ति का। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा देख लीजिएगा इंग्लिश में भी, क्योंकि बाइलिंगुअल ये पेपर आपको दिया गया है। अब हमारे पास में नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया प्रश्न संख्या 6 से 10 अवतरण 2 पर आधारित है, यानी पैसेज जो 2 जो है इसको आपको पढ़कर और इन क्वेश्चनों को 5 क्वेश्चनों को आपको क्लिक करना है या अटेम्प्ट करना है। हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारक हमारे शरीर को जीर्ण शीर्ण करता है। क्लियर है? कौन सा कारक हमारे शरीर को जीर्ण शीर्ण करता है। हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ये डिस्ट्रेस होता है, डिस्ट्रेस। तो
तो यानी कि व्यथा आपका करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। और ये आपको कोई याद करने वाली बात नहीं है, यही है कि यद्यपि यूट्रेस के व्यथा में परिवर्तन हो जाने की संभावना रहती है, तो इस तरह से यहाँ पर आपको दे रखा होगा, तो आप ढूंढ लीजिएगा, सारे अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको जीर्ण शीर्ण होने के कारण होती है, ये जीर्ण शीर्ण होने के कारण होती है, तो ये डिस्ट्रेस, ये व्यथा ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा तनाव कारण बन सकता है। थोड़ा जो तनाव है कारण बन सकता है, तो आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा ये जाएगा निम्न अभिप्रेरणा का, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। निम्न अभिप्रेरणा का जो कारण बनता है, थोड़ा तनाव निम्न अभिप्रेरणा का कारण बनता है। अब यहाँ पर तो आपको देखिए निम्न स्तर की अभिप्रेरणा का अनुभव कर सकते हैं, इस तरह से आपको यहाँ पर देख लेना है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये निम्न अभिप्रेरणा जो है ये लो मोटिवेशन होता है। इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो लो मोटिवेशन होता है, तो आप यहाँ पर हाई मोटिवेशन, लो मोटिवेशन इस तरह से हैं ऑप्शंस। तो लो मोटिवेशन जो होता है ये थोड़ा तनाव का कारण बन सकता है। आपका फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आप खुद देखकर ही करना है, कुछ अपने मन से नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है यूस्ट्रेस है। यूस्ट्रेस है ये क्या है, तो इसमें ही आपको दे रखा है, हमने यहाँ पर क्लिक कर लिया है इसका करेक्ट आंसर, यानी कि पढ़कर हमने यूट्रेस शब्द का उपयोग किया जाता है वर्णित, है ना। तो ये जो यूट्रेस जो है क्या है, तो ये हमेशा अच्छा है। यूट्रेस शब्द क्या है, ये सर्वोत्तम, ये हमेशा अच्छा है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर जाएगा, 8 नंबर का सी ऑप्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत उच्च स्तर का तनाव हमें अग्रसर करता है। बहुत उच्च स्तर का जो तनाव है हमें अग्रसर करता है, तो करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा निम्न निष्पादन की ओर ये अग्रसर करता है। हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तनाव निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्पन्न नहीं होता है। तनाव किसके द्वारा उत्पन्न नहीं होता है निम्न में से, तो तनाव इनमें से संसाधनों के द्वारा उत्पन्न नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि चुनौतियों के द्वारा भी तनाव उत्पन्न होता है, समस्याओं के द्वारा, कठिन परिस्थितियों के कारण भी होता है, बाकी संसाधनों के कारण तनाव उत्पन्न नहीं होता है। ये एक ही ऑप्शन दे रखा है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इंग्लिश में आप जरूर से पढ़े जिसमें आपको दिक्कत आए, स्ट्रेस यानी तनाव, है ना। रिसोर्सेज आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर देखिए हाई मोटिवेशन ये इसमें दे रखा है, लो मोटिवेशन, हाई मोटिवेशन इस तरह से। और ये जो क्वेश्चन है हाई परफॉर्मेंस, लो परफॉर्मेंस, 9 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें अगर निष्पादन आपको समझ में नहीं आए तो हाई परफॉर्मेशन, लो परफॉर्मेंस इस तरह से है। तो आप थोड़ा सा इनको भी देख ले, इनकी हेल्प ले ले। बाइलिंगुअल इसीलिए पेपर दिया गया ताकि आप अच्छे से इसको अटेम्प्ट कर पाए। देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चंस जो है 10 तक पूरा पेपर आपको अटेम्प्ट करवा दिया, यानी कि सोल्व करवा दिया कि कौन सा क्या आंसर आएगा आपका। अब अपन आगे बढ़ते हैं हमारे 11 नंबर के क्वेश्चन की ओर। अब 11 नंबर का जो क्वेश्चन है ये आपका मैथ्स का है। क्लियर है, तो मैथ्स में अगर आप चाहें तो हम स्किप कर सकते हैं इसको। चलिए इसको स्किप ही कर देते हैं, क्योंकि मैथ्स के जो क्वेश्चन है आप स्किप कर दे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, बाकी आप देख लीजिएगा, सोल्व कर लीजिएगा। आई थिंक आपको मैथ सभी अटेम्प्ट कर लिया होगा आपने, तो आप अच्छे से बना लेंगे, तो आप इनको देख लीजिएगा। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम सोल्व आपको बिल्कुल भी नहीं करवाएंगे। अगर आप चाहें तो हम इनका आंसर ही ओनली बता देते, सोल्व बिल्कुल भी हम नहीं करवा पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट अगर अपन बात करें 11 नंबर की, यदि कोई दुकान 30% छूट देती है, फिर 20% छूट देती है, यानी कि डबल छूट वाला जो क्वेश्चन है और छूट देती है, तो कुल छूट कितनी हो जाएगी। देखिए यहाँ पर 20 और 30 है ना, 30 और 20 कितना होता है 50%। अब ये 50% आपका बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, ये जो छूट होती है इस तरह से ये कैलकुलेट नहीं होती है, इस तरह से ये गलत है, इस तरह से कैलकुलेट नहीं होती है। ये इसका जो एक फॉर्मूला रहता है, तो उस हिसाब से आप करेंगे तो बेटर रहेगा, उस हिसाब से डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। आपका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 44% होगा, 44%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हम आपको सीधे सीधे आंसर ही बता देते हैं, आप सोल्व कर लीजिएगा अगर आपको पता है तो। अगला क्वेश्चन है, यदि शहर P और शहर Q के बीच की दूरी x किलोमीटर है और शहर Q और शहर R के बीच की दूरी y किलोमीटर है, तो शहर P और शहर R के बीच की दूरी क्या होगी। इसमें जिन लोगों ने x + y लगा दिया, बिल्कुल उनका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सीधे सीधे PQR की डिस्टेंस नहीं दे रखी है, PQ के बीच की डिस्टेंस नहीं दे रखी है। यहाँ पर आपको R के बीच की भी दूरी बताना है, यानी कि शहर P और शहर Q के बीच की दूरी x है और शहर Q और शहर R के जो बीच की दूरी है ये y किलोमीटर है। तो शहर P और शहर R के बीच की दूरी आपसे पूछा गया है। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर जाएगा, ये जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में x + y से कम या बराबर इसके होगी, है ना, इससे कम ही होगी या इसके बराबर होगी, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, यदि सड़क के बीच में होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या
सड़क के किनारे होने वाली दुर्घटनाओं से कहीं अधिक है। तो यानी कि सड़क के बीच में होने वाली दुर्घटना की संख्या सड़क के किनारे होने वाली दुर्घटनाओं से कहीं अधिक है। बीच में ज़्यादा दुर्घटनाएं हो रही है और सड़क के किनारे होने के मुकाबले बीच में ज़्यादा हो रही है। तो आपको ऑप्शंस क्लिक करना है कि यहाँ पर क्या करना है, नागरिकों को जागरूक करें और गति अवरोधक बनाएं, सेलिब्रिटी कार्यक्रम आयोजित करें। अब ये जो काम है और अनुमान लगाए कि सड़क के बीच में चलना अधिक सुरक्षित है ना। तो ये जो काम है, ये तीनों जो ऑप्शंस दे रखे हैं, ये बीच वाला जो लेन होती है यानी कि सड़क के बीच में जो दुर्घटना होती है उससे किसी तरह का लेना देना नहीं है, क्योंकि आजू बाजू में अगर होंगे तो सेलिब्रिटी कार्यक्रम जो होगा वो आजू बाजू ही हो सकता है। तो आजू बाजू उससे कुछ चीज़ें होंगी यानी कि दुर्घटनाएं होंगी। तो यहाँ पर सीधा सा यही कहना है कि यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक और चीज़ हो सकती है, देखिए यहाँ पर इसका ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। फर्स्ट वाला, नागरिकों को जागरूक करे और गति अवरोधक बनाए, यानी कि ये भी आपका हो सकता है फर्स्ट वाला। तो आप फर्स्ट वाले में देख लीजिएगा, ज़्यादातर पॉसिबिलिटी फर्स्ट वाले की है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन आप देख के रखिएगा, हो सकता है यही क्वेश्चन आपका राइट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन ही, किसी कार्यक्रम को स्थगित करना एक प्रशासनिक तरीका है। किसी कार्यक्रम को स्थगित करना एक प्रशासनिक तरीका है। तो बेहतर तैयारी के लिए समय निकालने का, जनता को सबक सिखाने का। तो इस तरह की ये चीज़ें नहीं है। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन के साथ में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जाएगा और इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई SP नहीं है, एक गलत कथन है, तो इनमें से कौन सा कथन आवश्यक रूप से सत्य है ना। कोई SP नहीं है और एक गलत कथन है, तो इनमें से कौन सा कथन आवश्यक रूप से सत्य है। आपका जो करेक्ट आंसर है, तो देखिए सभी SP है, कुछ SP है और कुछ SP नहीं है ना। तो इनमें से आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि आपको लगता है कि प्रश्न बहुत कठिन है, यानी प्रश्न पत्र बहुत कठिन है और पाठ्यक्रम से बाहर का लगता है, तो आप पहले क्या करेंगे। क्लियर है। परीक्षक को बताएंगे कि प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर है, दूसरे से नकल करेंगे, परीक्षा सदन से बाहर चले जाएंगे, यथासंभव प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। आपका यहाँ से करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, यथासंभव प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 24 जुलाई 1979 को मंगलवार है, तो निम्नलिखित में से कौन सी तिथि मंगलवार है। काफ़ी इजी होते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। एक फॉर्मूला लगता है और आप आसानी से दिन और तारीख जो है निकाल पाएंगे, कौन सी तिथि आएगी इस दिन, तिथि को मंगलवार है तो, है ना। काफ़ी इजी तरीका है इसको निकालने का। क्लियर है। तो इसका जो आंसर आपका चला जाएगा, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है ये चला जाएगा 22 जुलाई 1980, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, यदि दो गायों को एक ही खंभे से बांधा जाता है और रस्सियों की लंबाई P और Q है, जहाँ P Q से अधिक है, तो दोनों गायों द्वारा चरा गया कुल क्षेत्रफल क्या होगा। दोनों गायों के द्वारा जो चरा गया क्षेत्रफल होगा ये होगा पाई क्यू स्क्वायर, यानी कि आपका बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। निर्णय लेना एक डैश प्रक्रिया है। निर्णय लेना एक कैसी प्रक्रिया है, ये क्वेश्चन आपसे बना है। तो निर्णय लेना एक जो प्रक्रिया है ये संज्ञानात्मक है, संज्ञानात्मक फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, समस्या समाधान क्या है। समस्या समाधान क्या है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो गाइस आपका करेक्ट आंसर फर्स्ट ऑप्शन ही जाएगा, क्योंकि समस्या की पहचान करने, समस्या का कारण समझने और समाधानों का विश्लेषण कर सर्वोत्तम समाधान लागू करने की क्षमता समस्या का समाधान है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रेन स्टॉर्मिंग में प्रशिक्षण, इससे आपका क्या आपका राइट आंसर जाएगा इसमें, है ना। ब्रेन स्टॉर्मिंग में प्रशिक्षण तो बुद्धि बढ़ाता है, क्या बढ़ाता है, ये बुद्धि बढ़ाता है। हमारा सेकंड ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प संचार संप्रेषण से जुड़ा कौशल नहीं है। आपका यहाँ से करेक्ट आंसर जो जाएगा ये जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जटिलता। ये संचार संप्रेषण से जुड़ा कौशल नहीं है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भावनात्मक बुद्धिमत्ता का अंग नहीं है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का अंग इनमें से कौन सा नहीं है। आपका जो करेक्ट आंसर है ये संघर्ष प्रतिनिधित्व, आपका सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साक्षात्कार क्या है, यानी साक्षात्कार इंटरव्यूज क्या है, ये आपको बताना है। साक्षात्कार क्या है ना। तो आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा ये होगा आमने सामने का वार्तालाप, इसको हम साक्षात्कार या इंटरव्यूज बोलते हैं। तो आपका यहाँ से
क्या जाएगा, है ना, व्हाट डज एन इंटरव्यूज इम्प्लाई, है ना। तो आपको यही पूछा गया है कि साक्षात्कार क्या है, तो ये आमने सामने का वार्तालाप होता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा संचार में आने वाली बाधा को दर्शाता है ना। तो संचार में आने वाली बाधा को कौन सा दर्शाता है, उदासीनता, स्पष्ट संदेश, भ्रम की कमी या शारीरिक आराम। क्लियर है, फर्स्ट ऑप्शन उदासीनता आपका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संचार का तात्पर्य अर्थ के स्थानांतरण एवं समझ से है, यह परिभाषा किसने दी। संचार का तात्पर्य अर्थ के स्थानांतरण और एवं समझ से है, और ये जो परिभाषा दी है किसने दी है, तो ये रॉबिन्स ने दी है। रॉबिन्स आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सोशल नेटवर्किंग से संबंधित नहीं है। इनमें से सोशल नेटवर्किंग से संबंधित कौन सा विकल्प नहीं है संबंधित, तो इनमें से ई वे आपका, ये देखिए थ्रेड्स, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम, ये सोशल नेटवर्किंग साइट से संबंधित है ना, सोशल नेटवर्किंग से संबंधित है। ई बे जो है ये सोशल नेटवर्किंग से संबंधित नहीं है, यही आपसे पूछा है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प घर्षण प्रक्रिया का अंग नहीं है। घर्षण प्रक्रिया का अंग इनमें से कौन सा नहीं है, आपका प्रेरणा करेक्ट आंसर रहेगा, सी ऑप्शन, ये घर्षण प्रक्रिया का अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान ने कहा है कि संचार में अशाब्दिक तत्वों का महत्व अधिक होता है। संचार में अशाब्दिक तत्वों का महत्व अधिक होता है, ये किसने कहा है, किस विद्वान ने कहा है, तो ये कहा है मेहराबियन ने। तो मेहराबियन आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहां से चला जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। काफी इजी होते हैं इस तरह के क्वेश्चंस, और गाइस पीएससी में आपको बताइए काफी इजी मैथ्स आता है, इतना ज्यादा हार्ड भी नहीं होता है, यानी कि आप आराम से इन क्वेश्चनों को बना लेंगे सी सेट में। तो इतना ज्यादा हवा नहीं है कि काफी टफ इस बार पूछा गया है, काफी ईजी आपके क्वेश्चन इस बार देखने को मिले हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ये आपका 30 चला जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रमगत सम संख्याओं का औसत 27 है, तो इनमें सबसे बड़ी जो संख्या है 30 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी की वर्तमान आयु में 5:4 का अनुपात है। 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु में 4:3 का अनुपात था, तो ए की वर्तमान आयु कितनी होगी। ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, एजेस वाला क्वेश्चन है, और इस तरह के ये जो क्वेश्चन है नॉर्मल होते हैं, आसानी से एक फॉर्मूला पुट करेंगे, आसानी से आपका आंसर निकल जाएगा। और कुछ कंडीशन में इनमें फॉर्मूला पुट करने की भी आवश्यकता नहीं होती है, आसानी से आप रेशियो से निकालेंगे तो ही आपका आंसर निकल जाएगा, है ना। तो और काफ़ी सारी टेक्निक होती है इनको निकालने की। एलिगेशन मेथड होता है, रेशियो वाला होता है, परसेंटेज से आप निकाल सकते हैं, इसमें तो खैर परसेंटेज का यूज़ होगा ही नहीं। बाकी काफ़ी सारी मेथड होती है इनको सॉल्व करने की, यानी एक क्वेश्चन को करीबन 3 से 4 तरीकों से निकाला जा सकता है। अब सबके पास में अलग अलग ट्रिक टेक्निक होती है, तो वो अपने अकॉर्डिंग निकाल लीजिएगा। यहाँ पर बात करते हैं हम इस क्वेश्चन के आंसर की। तो ए की वर्तमान आयु आपसे पूछिए, ए की जो वर्तमान आयु होगी ये होगी कितनी, 10 वर्ष। 10 वर्ष आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों में से मध्य का ज्ञात कीजिएगा। निम्नलिखित आंकड़ों से मध्य का ज्ञात कीजिएगा। आपका सही जवाब यहाँ से क्या होगा, देखिए यहाँ पर मध्य का ज्ञात करना है, हम आपको सीधे सीधे राइट आंसर ही बता देते हैं। इसका सही जवाब रहेगा 52, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्लियर है। और गाइज हम आपको सोल्व यहाँ पर नहीं करवा रहे हैं, आपको अब दोबारा से हम बता रहे हैं कि आप अपने अकॉर्डिंग सोल्व कर लीजिएगा इन क्वेश्चनों को। क्लियर है, हम आपको सोल्व नहीं करवा रहे हैं, यहाँ पर ओनली आपको आंसर बता रहे हैं कि ये आंसर इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित पाई चार्ट में किसी परिवार के खर्च का ब्यौरा प्रदर्शित किया गया है। यदि भोजन पर कुल खर्च 4800 का व्यय होता है, तो सभी मदों पर कुल कितने रुपए व्यय होंगे, ये आपसे पूछा गया है। भोजन पर 30%, किराया पर, यानी कि आप निकाल लीजिएगा इस तरह से। यदि भोजन पर 4800 रुपये का होता है, भोजन पर 30%, 30% ये है, और 30% बराबर किसके हो जाएगा, 4800 के। 4800 के हो जाएगा, माफ कीजिएगा, ये 30% बराबर 4800, है ना। तो हमको क्या पूछा है, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है ये आपको देखना है, किसका यहाँ पर पूछा है, तो सभी मदों पर कुल कितने रुपए व्यय होंगे, यानी कि सभी पर पूछा है, यानी कि टोटल आपको 100% पूछा गया है कि 100% आपका कितना होगा, है ना। सभी पर पूछा है, सभी मिलाकर ये 100 होगा। क्लियर है, यानी कि 30 और 20 50, और यहाँ पर आप देख लीजिएगा ये 20 ये हो गए, 60 70 और ये 30 ही हो गए, यानी 100 हो गए टोटल। तो 100 हमसे पूछा है 100 बराबर कितना होगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख लीजिएगा इस तरह से क्वेश्चन इसका आंसर निकाला जाता है। यहाँ पर क्या करेंगे,
इधर इसका गुना कर देंगे, इधर इसका गुना कर देंगे, तो 4800 गुणित 100 है ना, ये इधर नीचे आएगा। तो यहाँ पर हम सीधा सीधा यही करेंगे बटा 30 है ना। तो इस तरह से हम इसको अगर क्रॉस भी कर देंगे तो यहाँ पर आप क्रॉस करके देख लीजिएगा, और यहाँ पर देखिए और हम क्रॉस करते हैं इसको, तो इस हिसाब से आप जो भी क्रॉस करें आप कर लीजिएगा, इस तरह से ही आपका राइट आंसर निकल कर आएगा। क्लियर है, आप देख लीजिएगा। और इसका जो राइट आंसर आएगा ये यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ क्या आएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इस तरह से आपका आंसर यहाँ से निकल जाएगा, है ना। काफ़ी इजी ट्रिक है इसको निकालने की। और आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ से चला जाएगा, ये जाएगा ऑप्शन नंबर बी 16,000 है ना। 16,000 आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर हाँ 16,000 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला क्वेश्चन है, राम अपने वेतन का 65% खर्च करता है और प्रति मास 525 की बचत करता है, तो उसकी मासिक आय क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। उसकी मासिक आय क्या होगी, इस तरह से आपका क्वेश्चन बनाएं। तो इसका जो क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 35 आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15,000 रुपये। 15,000 रुपये इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और गाइज ये जो चार्ट वाले क्वेश्चन है इनको देखकर आपको सभी को परेशान नहीं होना है, यानी कि कुल मिलाकर ये जो क्वेश्चन होते हैं काफ़ी ज़्यादा इजी होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इजी ये क्वेश्चन होते हैं, है ना। इनको आसानी से आप बना सकते हैं, बस थोड़ी सी आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये जो हमने बताया था आपको 4800 उन्नीत 100 किया था और ये किया था अपन ने, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा ये बिल्कुल 16,000 ही आएगा। क्या आएगा, 16,000 आएगा, 16,000 आएगा। ये आप करके देख लीजिएगा इसका। और यहाँ पर आपका बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये आपका आता है ना। तो इसी तरह से आपको करना है। अगर यहाँ पर आपसे पूछ लेता कि बताइए उसने भोजन पर इतना 4800 रुपये किए हैं तो किराए पर कितना किया होगा, तो हम 100 की जगह पर क्या लिखते, 25% लिखते, क्योंकि हमें 25% चाहिए। और यहाँ पर बराबर भी लिख दे तक यहाँ पर ये लगा देते क्वेश्चन मार्क, और इसका मल्टीप्लिकेशन कर देते क्रॉस। अब यहाँ पर 4800 आ जाता, और अगर किराया का निकालने था तो यहाँ पर 25% आ जाता और नीचे 30 आ जाता, और यहाँ पर फिर हमको निकाल देना था, और जो भी आंसर होता वो आपका आ जाता। इस तरह से यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, आसानी से आप निकाल पाएंगे। और आई थिंक आपको ये बताने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि आप काफ़ी अच्छे तरीके से ये सभी चीज़ें आई थिंक आपने कर ली होगी, और आप सभी इन चीज़ों को जानते भी होंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को उनके परिणाम के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। तो अवरोही क्रम में व्यवस्थित आपको करना है। आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ से जाएगा, ये जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 वाला सी ऑप्शन। माफ कीजिएगा, ये सी वाला क्वेश्चन ऑप्शन है, 4 3 2 1, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, देखिए ये जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। हम सीधे सीधे आपको आंसर ही बता दे रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का योग 9 है और उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है, तो वे संख्या कौन सी होगी। वे संख्या होगी 6 और 3, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। सही जवाब आपका हो जाएगा 400। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग हो जाएगा 400। 1 से 100 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिनमें प्रत्येक 4 से न केवल पूर्णतः विभाजित होगी, बल्कि उनमें 4 एक अंक के रूप में भी आता है। और ये जो संख्या है ये 7 संख्या होती है इतनी, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अदालत जिस प्रकार संबंधित है न्याय से, है ना, अदालत जिस प्रकार संबंधित है न्याय से, उसी प्रकार विद्यालय निम्न में से किससे संबंधित होता है। आप सभी को पता है, काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये। क्लियर है, आपका करेक्ट आंसर शिक्षा हो जाएगा, क्योंकि अगर अदालत न्याय से संबंधित है, अदालत में न्याय किया जाता है, तो विद्यालय में क्या किया जाता है, शिक्षा दी जाती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम को आपको चुनना है। विषम को इसमें से आपको चुनना है वायुयान, पक्षी, टैंकर और हवाई छतरी। पक्षी, टैंकर, हवाई छतरी और वायुयान। क्लियर है, इनमें से विषम को अगर आपको चुनना है तो आपको लगाना है यहाँ पर, ये कुछ चीज़ें निर्जीव है, कुछ चीज़ें यहाँ पर सजीव है ना। वायुयान हो गया, टैंकर, हवाई छतरी और पक्षी सजीव है, ये बाकी सभी निर्जीव है। इस तरह से अगर आप देखें, और अगर अपन देखें कुछ और तरीके से, तो वैसे भी आपका पक्षी आएगा, क्योंकि पक्षी ही आपका राइट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। आप जो भी लॉजिक लगाएं आपका आंसर पक्षी आएगा। अगला क्वेश्चन है, 100 और वाई 2 सगे भाई है।
बी ए का भाई है और ए एक्स की माँ है, तो बी का वाई से क्या संबंध है, ये आपसे पूछा गया है। आपका सही जवाब रहेगा माता है, माता है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्रृंखला के लुप्त अक्षर को चुनिएगा, यानी कि ए बी सी, है ना, GHIMNO, और आगे क्या आएगा आपका, ये आपको बताना है ना। कुछ वर्ड यहाँ पर मिसिंग है, बीच में भी ये जो सीरीज आपकी बन रही है श्रृंखला, इसमें भी कुछ वर्ड मिसिंग है, तो इसका आपको थोड़ा सा देख लेना है किस तरीके से ये इसमें जो है यहाँ पर चल रहा है, इसकी सीरीज आगे बढ़ रही है, और उसके अकॉर्डिंग आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा ये जाएगा STU, है ना, MNOPQRSTU, है ना, ABCDEF, फिर आ गया GHI, फिर HIJKL, है ना, JKL, फिर आ गया MNO, है ना, PQRS, 4 छूटे हैं, उसके बाद में आ गया STU, है ना। तो इस तरह से एक बढ़ता इसमें जा रहा है, प्लस एक होता जा रहा है, यानी कि जितने भी ये हैं उस वो तो 3 तो है ही सही, अगर 3 है तो हर एक में प्लस 1 होता चला जाएगा, फिर उसमें भी वापस 3 है तो इसमें 2 प्लस होते चले जाएंगे। इस तरह से ये पूरा खेल हो रहा है। STU यानी कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित समानता वाला शब्द चुनिए। तो यहाँ से आपका कमरा, फर्श, है ना, नदी किससे संबंधित है, कमरा अगर फर्श से संबंधित है तो नदी किससे संबंधित है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा है आपसे, तो नदी हो जाएगी तल से संबंधित, तल आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। मछली, वहल, पानी इस तरह से है ना, तो यहाँ पर तल आपका फर्स्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी महीने के तीसरे शुक्रवार को 16 तारीख है तो उसी महीने के चौथे मंगलवार को कौन सी तारीख होगी, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो उस महीने को जो तारीख होगी, यानी कि उसी महीने के चौथे मंगलवार को जो तारीख होगी कौन सी होगी, आपका सही जवाब हो जाएगा 27 तारीख, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए निम्नलिखित में से कौन सी आकृति मेजों, कुर्सियों और फर्नीचर के बीच संबंध दर्शाती है। रीजनिंग के काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन है ये। यहाँ पर आपको मेज, कुर्सी और फर्नीचर आपको दे रखा है, मेज, कुर्सी, फर्नीचर दे रखा है, तो मेज, कुर्सी और फर्नीचर, है ना, मेज, कुर्सी और फर्नीचर, ये आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा ये जाएगा, देखिए मेज और कुर्सी और फर्नीचर, क्लियर है। तो फर्नीचर जो होता है उसी के अंतर्गत आएगी मेज और कुर्सी, है, मेज और कुर्सी दोनों, क्योंकि उसी के अंतर्गत उसी की होती है। तो यहाँ से आपका डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो दे रखा है, यदि प्लस का अर्थ डिवाइडेड होता है यानी भागित होता है, और भागित का अर्थ होता है माइनस, माइनस का अर्थ इंटू होता है, इंटू का अर्थ होता है प्लस, तो 12 + 6 + 3 - 2 इंटू 8, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, प्लस का अर्थ होता है डिवाइडेड, तो यहाँ पर आपको इनको चिन्ह बदल देना है, इस और डी, प्लस का अर्थ यही होता है, तो यहाँ पर भी जितनी जगह भी प्लस है उसको अपन इससे डिवाइड कर देते हैं। माइनस का जो अर्थ होता है, देखिए माइनस का अर्थ इंटू होता है, तो इंटू कर दिया, इंटू का अर्थ प्लस होता है, तो यहाँ पर अपन ने प्लस कर दिया। अब यहाँ पर क्या करना है, ये 12 से 6 को कट कर देना है, यानी कि 2 आ जाएगा, है ना, फिर आपको 2 और 3, 2/3 आ जाएगा, है ना, इस तरह से, फिर इंटू आ जाएगा 2 और इंटू 8 आ जाएगा, इस तरह से आपको सोल्व कर लेना है। आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ से जाएगा ये 9 सही 1/3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 9 सही 1/3 बी ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, अगला क्वेश्चन है, विलुप्त संख्या का ज्ञात कीजिएगा। विलुप्त संख्या यहाँ पर ज्ञात करनी है, क्वेश्चन मार्क जो बना हुआ है यहाँ पर क्या आएगा ये आपको फाइंड करना है। आपका यहाँ से करेक्ट आंसर जो जाएगा ये देखिए 1 2 4 8 16, है ना, 1 2 4, है ना, 8, फिर 16, फिर यहाँ पर 32 आएगा, क्या आएगा 32, यहाँ से आपका क्या आएगा 32 आएगा, तो आपका डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब किस तरह से हो रहा है, देखिए 1 आ रहा है, फिर 2, फिर डायरेक्ट डबल हो रहा है, फिर वापस से डबल हो रहा है, और वापस से डबल हो रहा है, तो यहाँ पर वापस से डबल होंगे, 16, 16 और 2 32, है ना, इस तरह से ये बने हैं। अगला क्वेश्चन है, विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिएगा। यहाँ पर विलुप्त संख्या है 12 21 23 32 34, 12 21, है ना, फिर 23 आ गया, फिर 32, 12 21, इस तरह से आई थिंक होगा, या फिर इस तरह से होगा, है ना। तो यहाँ पर आपको देख लेना है जो भी लॉजिक यहाँ पर लग रहा है, आपका जो करेक्ट आंसर है ये फर्स्ट ही होगा, क्योंकि 12 21 23 32 34 और 43 आपका आएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पुरुष को महिला कहा जाए, महिला को लड़का कहा जाए, लड़का को लड़की कहा जाए, और लड़की को पायलट कहा जाए, और पायलट को बच्चा कहा जाए, तो हवाई जहाज कौन उड़ाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है इस तरह के, और C-सेट में इस बार मानिएगा बिल्कुल आपका काफ़ी इजी पेपर देखने को मिला है, यानी कि काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चंस आपको इस बार C-सेट में देखने को मिले हैं, है ना। यहाँ पर बात की जा रही है कि हवाई जहाज को कौन उड़ाएगा। पायलट को क्या कहा जाता है, बच्चा, तो हवाई जहाज को कौन उड़ाएगा, बच्चा उड़ाएगा,
यानी कि आपका जो है सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिर्फ आपका 15 सेकंड भी नहीं लग रहा है इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने में, यानी कि काफ़ी कम टाइम आपका लग रहा है क्वेश्चंस को बनाने में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित सादृश्यता के आधार पर सही विकल्प का चयन करेगा। पूर्व कथन है आपका भविष्य और अपराध बोध, आगे क्या आएगा, भविष्य अपराध बोध, है ना, आगे क्या आएगा, वर्तमान बुरे कर्म, अतीत और पछताना। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अतीत, भविष्य, अपराध बोध, अतीत, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसको हम देखते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में 34, 68, 7, है ना, इनको 3, 4, 6, 8 और 7, तो इनको इस तरह से लिखा जाता है, तो 47, 59, 2 को उसी सांकेतिक भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा। यानी 4 को 3 लिख रहे हैं, यानी 3 को 4 लिख रहे हैं, 4 को 3 लिख रहे हैं, है ना, और 6 को 7 लिख रहे हैं, 8 को 7 लिख रहे हैं, और 8 को यहाँ पर 7 लिख रहा है और 7 को यहाँ पर 8 लिख रहा है। इस तरह से यहाँ पर है ना। या तो इनमें प्लस माइनस वाला वो मैटर यहाँ पर फंसा हुआ है, या कुछ और चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली है, यानी कि कुछ एक अगर बढ़ता है तो कम किया जाता है, कम किया जाता है तो बढ़ता है। इस तरह से होगा। 3 + 1 हुआ, 4 हुआ तो -1 हो गया, 6 + 1 8 -1 और 7 + 1। हाँ, इसी तरह से आई थिंक ये बन रहा है। तो 4 में हो जाएगा 5, है ना, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 6 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, है ना, और यहाँ पर 3 हो जाएगा। इस तरह से 56,683 आपका आ रहा है। अब देखते हैं यहाँ पर कौन सा आंसर आपका जा रहा है, यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर है 56,683 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह का पैटर्न यहाँ पर हो रहा है। मैं आपको एक बार और समझा दूँ, यहाँ पर लिख लेते हैं 47, 59, 2, है ना। इसमें क्या हो रहा है गाइस, +1 हो रहा है, +1, इसमें -1 हो रहा है ना, इसमें वापस से +1 हो रहा है, 4 + 1 5, है ना। यहाँ पर 7 -1 हो रहा है, 6 हो रहा है, यहाँ पर 5 हो रहा है, +1 हो रहा है तो 6 हो रहा है, यहाँ पर 9 है, और 9 में अगर -1 करेंगे तो 8 हो जाएगा। इसी तरह 2 में +1 करेंगे तो 3 हो जाएगा। इसी तरह से ये 56,683 आपका निकल कर आ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। काफ़ी ईजी पेपर है, यानी कि कुल मिलाकर आप अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है, आपने मैथ सोल्व कर रखा है, तो आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस को बना लेंगे। अगला क्वेश्चन है, कुछ नाम दिए गए हैं जिनमें से एक को छोड़कर बाकी सभी समान विशेषता रखते हैं, बेमेल का चयन आप कीजिएगा। बेमेल का चयन आपको करना है। आपका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ से हो जाएगा, यानी कि आइसलैंड, माल्टा, जापान और बेलारूस। आपका जो करेक्ट आंसर है ये बेलारूस जाएगा, बेलारूस। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 30 जनवरी 2023 को सोमवार था तो 2 मार्च 2023 को कौन सा दिन था। क्लियर है, 30 जनवरी 2023 को सोमवार था तो 2 मार्च 2023 को कौन सा दिन था। और ये कैलेंडर वाले क्वेश्चन से काफ़ी अच्छे तरीके से आप बना लेंगे। बस आपको थोड़ा सा इनके बारे में थोड़ी सी बेसिक जो कंसेप्ट है वो पता होना चाहिए। कुछ इसकी रूल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं इनके, वो अगर आपको पता होगा तो आप आसानी से बना लेंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, यानी कि गुरुवार उस दिन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोज 59 विद्यार्थियों की कक्षा में 17वें स्थान पर है। ये रैंकिंग वाला क्वेश्चन है और अंत में उसका स्थान क्या होगा। यानी कि मनोज जो है 59 विद्यार्थियों की कक्षा में 17वें स्थान पर है ना, तो अंत से उसका स्थान क्या होगा। देखिए यहाँ पर 17वें स्थान पर है, 59 59 में 17वें स्थान पर है। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर जाएगा ये क्या जाएगा, यहाँ पर आपको देखिए 5 में से 9 गया तो कितना बचा, 2, है ना, और यहाँ पर 5 - 1 तो 4, है ना, इस तरह से। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ 59 विद्यार्थियों की कक्षा में 17वें स्थान पर है, अंत से उसका स्थान क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। इस तरह से अंत से उसका जो स्थान होगा ये कितना होगा, इस तरह से आपको पूछा है। आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा ये क्या जाएगा, 56, है ना। तो यहाँ से आपका जो करेक्ट आंसर है ये जाएगा 42। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप देख लीजिएगा 18, है ना, इस तरह से माइनस करना है। मनोज 59 विद्यार्थियों की कक्षा में 17वें स्थान पर है, तो अंत से उसका स्थान 42, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, यानी कि 18, है ना। अगला क्वेश्चन है, उस आरेख का चयन कीजिए जो दिए गए वर्गों के संबंध में का सर्वोच्च प्रतिनिधित्व करता है। तो आपका जो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या रहेगा, अभियंता, लेखाकार, पेशेवर, है ना। यहाँ पर आपको आरेख का चयन करना है जो इससे रिलेटेड है, अभियंता, लेखाकार और पेशेवर। आपका जो करेक्ट आंसर है यहाँ से ये रहेगा, अभियंता, लेखाकार और पेशेवर भी हो सकता है, लेखाकार भी हो सकता है, अभियंता। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एजुकेशनल
शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। इसमें से कौन सा जो शब्द है ये नहीं बनाया जा सकता है? एजुकेशनल के अक्षरों का यूज करके। देखिए नीट है ना, तो इसमें ई तो यूज हो रहा है, ए भी यूज हो रहा है और टी इसमें यूज हो रहा है, तो नीट तो बनाया जा सकता है। डीन भी बनाया जा सकता है, डी ई ए और एन भी इसमें यूज हो रहा है। नेशनल ये भी बनाया जा सकता है क्योंकि नेशनल इसमें आ रहा है ना। और इसमें एल आई है ना, ओ एन। तो यहाँ पर निम्न में से कौन सा शब्द एजुकेशनल शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है? आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ से चला जाएगा, ये जाएगा नेशनल। नेशनल नहीं बनेगा क्योंकि एन एक ही बार आ रहा है इसमें और इसमें 2 बार नेशनल आ रहा है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि एन एक ही बार आ रहा है और यहाँ पर एजुकेशनल में एक ही बार है और यहाँ पर 2 बार आ रहा है, इसलिए नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन है, बर्लिन का संबंध जर्मनी से है, उसी तरह जकार्ता का संबंध किससे है? बर्लिन जर्मनी ये कैपिटल वाला मैटर है और यहाँ पर बर्लिन जर्मनी है, तो उसी तरह जकार्ता का जो संबंध आता है ये कहाँ से आता है? जकार्ता आई थिंक आप सभी लोगों को पता ही होगा, इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, तो यहाँ से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि आप 1 से 100 तक सभी संख्याएं लिखते हैं तो कितनी बार 7 लिखेंगे? 1 से 100 तक सभी संख्याएं अगर आप लिखेंगे तो 7 कितनी बार लिखेंगे ये आपको काउंट करके बताना है, और काउंट करने वाला नहीं है, इसका एक ट्रिक होती है निकालने का। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन 20 बार 7 हम लिखेंगे, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, और अगला जो क्वेश्चन है गद्यांश वाला है। दिए गए गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर आप दीजिएगा। 61 से 65 5 क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग आपके बनेंगे। गद्यांश 1 आपको दिया गया है, यहाँ पर इसको पढ़ना है, आसानी से आप पढ़ सकते हैं और ध्यानपूर्वक, और उनके बाद में क्वेश्चन लगाना है। लोक साहित्य के ज्ञाता होते हैं, 61 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, लोक साहित्य के ज्ञाता होते हैं। आपका क्या करेक्ट आंसर रहेगा? लोक साहित्य के ज्ञाता है, इस तरह से लोक साहित्य, और इसके बारे में पूरा अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लोक साहित्य तो रहता है हड़स किसान, इस तरह से जो भी है आप पढ़ लीजिएगा। लोक साहित्य की शोध करनी हो तो शहर छोड़कर गांव जाना पड़ेगा और गांव छोड़कर सिवान में जाना पड़ेगा, है ना। तो लोक साहित्य के ज्ञाता होते हैं। आपका जो करेक्ट आंसर है भाट चारण और पुराने जोगी जति, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्वालों के किस अंग पर लोक साहित्य निवास करता है? ग्वालों के किस अंग पर लोक साहित्य निवास करता है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीभ पर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोक साहित्य कहाँ रहता है? लोक साहित्य जो रहता है ये चड़स हाँकने वाले किसान के पास में रहता है। लोक साहित्य फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तंबूरा क्या है? तंबूरा क्या है ये आपको बताना है, यहीं पर आपको डिटेल में दे रखा है, अगर आपको नहीं पता है तो तंबूरा जो है ये है लोकवाक्य, लोकवाक्य यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोक साहित्य की जरूरत पड़ने पर कहाँ जाना पड़ेगा? तो आपको यहाँ पर बताया था हमने कि लोक साहित्य की शोध करनी हो तो शहर छोड़कर गांव में जाना पड़ेगा, गांव छोड़कर सिवान में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें जो ऑप्शन मिला है ये आपको क्लिक करना है। आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा ये जाएगा गांव, गांव में जाना पड़ेगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमने 5 क्वेश्चन उसके बना लिए उस गद्यांश के, गद्यांश 1 के। गद्यांश 2 आपके सामने आ चुका है, 66 से 70 तक क्वेश्चन आपको इसकी मदद से बनाने हैं। शंकरदेव असमिया नाटक, ये असमिया जो है ये शास्त्र नृत्य है असम का क्षत्रिय, है ना। शंकरदेव की भक्ति प्रदर्शन से बेसिकली ये उत्पन्न हुआ है, तो ये याद रखिएगा आप। उसी के ऊपर यहाँ पर ये गद्यांश दिया गया है पूरा का पूरा। तो असमिया रंगमंच के जनक कौन है ये आपसे पूछा है, और ये जीके के क्वेश्चंस भी हैं, अगर आपको पता है तो बना लीजिएगा, नहीं पता है तो इस पर पढ़ लीजिएगा, आसानी से आपको बना लेंगे। तो देखिए यहाँ से आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी रहेगा, शंकरदेव। अभी हमने बताया था असमिया रंगमंच के बारे में। क्षत्रिय जो लोक नृत्य है इसके जनक माने जाते हैं, या इन्हीं के भक्ति प्रदर्शन से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शंकरदेव के समय संस्कृत नाटक की स्थिति क्या थी? संस्कृत नाटक की जो स्थिति थी वो क्या थी इनके समय में? तो चढ़ान पर, उतार पर, मध्याह्न पर, या इनमें से कोई नहीं। आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। और यहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं है, बस आपको थोड़ा सा देखना है संस्कृत वगैरह जो वर्ड आपको दे रखा है उससे रिलेटेड कौन सा इसमें पढ़ रहा है। तो अगर आप पढ़ लेते हैं पहले तो और अच्छे से इन क्वेश्चनों को बना लेंगे। उतार पर था, उतार ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कुसुम्बर कौन थे? कुसुम्बर कौन थे? आपका करेक्ट आंसर है गायक और संगीत विद जो थे ये कुसुम्बर थे, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा। शंकरदेव का समय है प्राचीन काल, मध्यकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। आपका यहां से करेक्ट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी मध्यकाल, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, असमिया नाटक लेखन की शुरुआत मानी जाती है? असमिया नाटक लेखन की जो शुरुआत मानी जाती है ये कब मानी जाती है? सही जवाब रहेगा 500 ईसा पूर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा।
इसके अलावा गद्यांश 3 आ चुका है। 71 से लेकर 75 तक के हमें क्वेश्चंस बनाने हैं इस गद्यांश की मदद से। सफलता के द्वार के ताले बिना परिश्रम की कुंजी के नहीं खुलते, ये शीर्षक इसका है ना, टाइटल है ये इसका, और इसके अकॉर्डिंग आपको बनाना है। जीवन में सफलता किस चीज से मिलती है, ये पहला क्वेश्चन आपसे बनाएं। जीवन में सफलता किस चीज से मिलती है? आपका सही जवाब हो जाएगा परिश्रम से। परिश्रम फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक खोजों के पीछे मूल क्या है? वैज्ञानिक जो खोज करते हैं इनके पीछे मूल क्या है, ये क्वेश्चन आपसे बनाएं तो परिश्रम ही होता है, परिश्रम होता है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा, है ना, इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? परिश्रम सफलता की कुंजी, ऐसा हम बोल सकते हैं, है ना, और कुछ तो नहीं होगा, परिश्रम ही होगा, क्योंकि परिश्रम पर ही इन्होंने फोकस किया है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी किस तरह मधुमक्खी जो होती है किस तरह शहद तैयार करती है? तो मधुमक्खी शहद तैयार करती है हर फूल से सुगंध लाकर, या फिर फूलों के रस की एक एक बूंद एकत्र करके, घूम घूम कर पत्तियों से रस ग्रहण करके, फूलों पर मंडराकर। आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका होगा हर फूल से सुगंध लाकर, सुगंध नहीं लाती है, हर फूल से, देखिए फूलों के रस की एक एक बूंद एकत्र करके ये जो है मधुमक्खी शहद तैयार करती है। तो हमारा यहाँ से ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परिश्रम करने वाले को क्या मिलता है? परिश्रम करने वाले को क्या मिलता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सही जवाब रहेगा, देखिए क्या कहते हैं, माफ कीजिएगा, परिश्रम करने वाले को क्या कहते हैं? तो इनको सफलता मिलती है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या मिलता है, सफलता मिलती है परिश्रम करने वाले को, क्या कहते हैं इनको? तो परिश्रम करने वाले को जो कहा जाता है इनको कर्मवीर बोला जाता है। कर्मवीर से ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो गद्यांश दे रखा है, ये गद्यांश 4 दे रखा है, यानी 4 गद्यांश, ये है चौथा गद्यांश। 76 से 80 तक के क्वेश्चन की मदद से आपको बनाना है। 1857 के विप्लव की जितनी सघन व्यापकता थी, अंग्रेजों ने उसे उतनी ही बर्बरता के साथ कुचल दिया था। यानी कि 1857 की क्रांति से रिलेटेड ये क्वेश्चन बना है, 1857 के काल से रिलेटेड, तो उसी के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन बनेंगे। बेदखल का अर्थ क्या होता है? इस तरह से ये क्वेश्चन आपका बना है। बेदखल का अर्थ होता है अधिकार च्युत, यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, है ना। यहां पर हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन बना है, 1857 के विप्लव से अंग्रेजों ने क्या निष्कर्ष निकाला? तो इससे जो इन्होंने निष्कर्ष निकाला, ये निकाला भारतीयों की एकता और राष्ट्रीयता अंग्रेजों के लिए खतरा है। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय भावनाओं के विकास हेतु भारतीयों को क्या करना चाहिए? राष्ट्रीय भावनाओं के विकास हेतु भारतीयों को क्या करना चाहिए? तो अपनी भाषा में शिक्षा देनी चाहिए। हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीयों ने विप्लव से क्या सीखा? भारतीयों ने विप्लव से क्या सीखा, ये क्वेश्चन बना है। अंग्रेजों से जीतने हेतु शस्त्र के साथ शास्त्र भी जरूरी है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी साम्राज्य के लिए खतरनाक थी, कौन थी, क्या थी? इस तरह से क्वेश्चन बना है। तो सांप्रदायिक एकता, राष्ट्रीय भावना अंग्रेजी साम्राज्य के लिए खतरनाक थी, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम आगे। गद्यांश 4 हमने कवर करवा दिया आपको। अगला क्वेश्चन है, पक्ष का अनेकार्थ शब्द नहीं होगा। पक्ष का अनेकार्थक शब्द जो नहीं होगा इनमें से ये है अंग नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही वाक्य छांटिए। तुम वहां और मैं चलूंगा, तालाब में छोटा सा मंदिर है, देरी गत करना, तुम में और वहां चलेगा, है ना। तो इसमें से जो सही वाक्य है ये छांटना है आपको, सही वाक्य छांटना है। आपका जो करेक्ट आंसर यहां से जाएगा, ये जाएगा तुम में और वहां चलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। गलत युग्म यहां पर छांटना है, नियत निश्चित, पुरुष आदमी, है ना, परुष आदमी, प्रणय प्रेम, लक्ष्य लाख, इस तरह से आपको गलत युग्म जो है ये छांटना है। तो हमारा जो गलत है यही है परुष आदमी, है ना। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंकुर शब्द का अनेकार्थक शब्द होगा। अंकुर शब्द का अनेकार्थक जो शब्द होगा ये कौन सा होगा? डाब, आंख, मुख्य, परिच्छेद। तो यहाँ पर डाब और आंख में दोनों में सस्पेंस है, यानी कि क्वेश्चन में इसमें से दोनों ही आपके राइट आंसर हो सकते हैं। दोनों में से डाब, आंख, अनेकार्थक शब्द आपसे पूछा है अंकुर का, दोनों हो सकते हैं। इनमें से एक हम क्लिक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नहीं कर पाएंगे कि दोनों ही ऑप्शंस दावेदार है इस क्वेश्चन के राइट आंसर होने के लिए, दोनों दावेदार है, फुल दावेदार है। तो यहाँ से हम ए एंड बी दोनों आपको बताए दे रहे हैं कि दोनों आपके राइट आंसर हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सही शब्द युग्म है? इनमें से कौन सा सही शब्द युग्म है? चलिए रहे, आपका जो करेक्ट आंसर है यह है प्रासाद, महल, ये सही शब्द युग्म है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इष्ट शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? इष्ट शब्द का विपरीतार्थक जो शब्द है ये कौन सा है? सही जवाब यहाँ से हो जाएगा अनिष्ट, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है।
बेमेल विलोमार्थक शब्द यानी युग्म चुनिए। बेमेल विलोमार्थक युग्म आपको चुनना है इनमें से, तो इनमें से अग्रिम और अधिक, ये जो है बेमेल है विलोमार्थक शब्द। बी ऑप्शन यहाँ से सही जवाब आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उन्मीलन शब्द का विलोमार्थक शब्द क्या होगा। उन्मीलन का विलोमार्थक शब्द आपसे पूछा है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा निमीलन। निमीलन है ना, तो सी ऑप्शन यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही शब्द युग्म छांटिए। सही शब्द युग्म आपको छांटना है इनमें से, तो देव देवता यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बेमेल शब्द युग्म छांटिए। बेमेल शब्द युग्म छांटना है तो ग्रह नक्षत्र आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा चोर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। चोर शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, छल है ना। कुंभिल, कनक, दस्यु ये चोर शब्द का पर्यायवाची शब्द है, ये इसमें से छल जो है ये नहीं है। छल ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे क्या कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसको बोला जाता है अद्यूड़ा। अद्यूड़ा इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, अद्यूड़ा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा सही विलोमार्थक युग्म चुनिए। देखिए यहाँ पर आपको दे रखे हैं 4 ऑप्शंस, तो इनमें से सही विलोमार्थक युग्म जो चुनना है ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, यदम सुगम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रंथ शब्द का पर्यायवाची क्या होता है ये आपसे पूछा गया है। पोथी इसको हम बोल सकते हैं, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आई थिंक आप सभी लोगों को पता होगा। उदार शब्द का विलोम शब्द आपसे पूछा है कि उदार का विलोम शब्द क्या होता है। संकीर्ण होता है उदार का, उदार संकीर्ण, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा आनंद का पर्यायवाची क्या होगा। आनंद का जो पर्यायवाची होता है ये होता है उल्लास। आनंद, उल्लास, आनंद, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है। कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है इनमें से आपको बताना है। तो अंबर, पट, वसन ये कपड़े के पर्यायवाची है। पुंडरिक ये नहीं है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है अंजर का तात्पर्य है जो जर्जर हो, जो झरता हो, जो बूढ़ा ना हो, जो कुछ भी ना हो। अंजर किसको बोला जाता है ये आपसे पूछा गया है। हमारा जो करेक्ट आंसर है जो बूढ़ा ना हो उसको अंजर बोला जाता है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है एक भाषा की लिखी हुई बात को दूसरी भाषा में लिखने पर क्या कहलाता है। एक भाषा की लिखी हुई बात को दूसरी भाषा में लिखने पर क्या कहलाता है, ये क्वेश्चन आपसे बना है। अनुवाद उसको हम बोल सकते हैं। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, ट्रांसलेशन है ना। अगला क्वेश्चन है अनेकार्थक शब्द किसे कहते हैं। अनेकार्थक शब्द किसे कहते हैं, तो अनेकार्थक जो शब्द है जब एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं या निकले तो उसके अनेकार्थक शब्द बोला जाता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यानी कि गाइज आपका जो सी सेट है, सी सेट, इसमें जितने भी क्वेश्चंस बने टॉप 100 क्वेश्चंस वो सारे के सारे हमने कवर करवा दिए। यानी कि सेकंड पेपर है ये आपका एमपीपीएससी प्री 17 दिसंबर 2023 का, और हमने लगभग सारे आंसर आपको बता दिए हैं। 100 के 100 आंसर और पूरे एक्यूरेट आंसर हमने आपको बताए हैं। आई थिंक आपको ये जो पेपर है काफ़ी इजी लगा होगा, काफ़ी अच्छी तरीके से आप सभी ने बना लिया होगा, और आई थिंक हमें उम्मीद है कि आप सभी ने काफ़ी अच्छा स्कोर भी इस पेपर में किया होगा, क्योंकि आप सभी के लिए काफ़ी शानदार पेपर इस बार आया है ना। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो को लाइक आपने नहीं किया तो आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले, आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियोस लाने की कोशिश करें। और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की आपको पीडीएफ फाइल मिले तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है गाइस। यहाँ पर हम आपको ये जो पेपर है आपको टेलीग्राम पर डाल देंगे, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके इसका अच्छा खासा देख सकते हैं, रिवीजन का जो भी करना है आपको कर सकते हैं, बस वहाँ से आपको और ये पेपर मिल जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक नहीं किया कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। क्लियर है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।